Hello everyone, welcome back to the channel of Shri Rajaram Senior Secondary School. Myself Ashok and you are watching the class of English. In this class, we will learn about the present continuous tense. इस कक्षा के अंदर हम present continuous tense के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक मिनट में हम रिवाइज कर देते हैं एक बार, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। हमने पढ़ा था सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जिसमें 4 प्रकार थे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है? साधारण सा वाक्य होता है जिसमें किसी प्रकार का नकारात्मक, प्रश्नवाचक, किसी प्रकार कोई अन्य भाव नहीं होता, साधारण सा वाक्य होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है सेकंड। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नॉट लग गया तो वो नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब यदि वाक्य में सबसे आगे आती है, इसका अर्थ है कि वो वाक्य कैसा होगा? वो वाक्य हमेशा इंटरोगेटिव होगा। कैसा होगा? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे आगे और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बाद में। अब ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमें हर एक टेंस में, हर एक सब टेंस में इनका प्रयोग करना अनिवार्य है। अब इसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल, उसका जो फर्स्ट सेंटेंस था अफर्मेटिव, उसमें केवल क्या था फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला केवल था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला था। अब V1 या V5 का अर्थ क्या था? V1 का अर्थ है कि केवल वर्ब, जैसे कि गो है तो केवल गोई, गो के साथ में ना वेंट ना गॉन, उसके सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं, या फिर उसके साथ एस या यस नहीं। और V5 का अर्थ क्या है? जब वर्ब के साथ में एस या ईएस लग जाता है, जब वर्ब के साथ में एस या ईएस लग जाता है वो बन जाती है V5। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और उसके बाद में यदि नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव यदि वाक्य बनाने हैं तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है? प्रेजेंट सिंपल में वो हेल्पिंग वर्ब है डू का प्रयोग करो या फिर डज का प्रयोग करो, डू का या डज का। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो उसमें डज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हम उसमें डू का प्रयोग करेंगे। इतना कुछ यहाँ तक हमने पढ़ा था कल तक की क्लास में। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? सबसे पहले मैं आपको एक हिंदी वाक्य के द्वारा समझाता हूँ। हिंदी वाक्य के द्वारा, हिंदी वाक्य है एक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं पढ़ा रही हूँ, या वे पढ़ा रहे हैं। तो इस वाक्य के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस के अंदर क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। यह है इसकी वर्ब। अब जो इस वर्ब के होने की जो कंडीशन है, इस वर्ब के होने की जो कंडीशन है वो क्या है? सतत है। क्या है? सतत। इस सतत का अर्थ क्या होता है? सतत का मतलब हम कह सकते हैं लगातार, यानी चालू है। क्या है? चालू है। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कॉन्टिन्यू है। क्या है? कॉन्टिन्यू है।
अब देखो इसको इस वाक्य के अंदर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, कंटिन्यू। इस वाक्य के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें पढ़ाना क्या है? वर्ब है, और इसमें रहा जो शब्द है इससे शो होता है कि इस वर्ब के होने की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? सतत है, यानी लगातार है, अभी चालू है, कंटिन्यू है। वो शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। जब ऐसे कंडीशन हो जहाँ पर काम के कंटिन्यू होने की अवस्था है तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है? कंटिन्यूस टेंस है। कैसा टेंस है? कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन इस हूँ से पता लगता है कि ये वर्तमान में है। कैसे है? वर्तमान में है, यानी प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। अब ये किस प्रकार से है, क्यों है, कैसे है, इसको फिर से एक बार देखते हैं एक अलग उदाहरण लेकर के। मैं 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको सारे कुछ समझ में आएगा। और उसमें 3 एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा राम गीत गा रहा है। दूसरा हमारा सेंटेंस है सीता गीत गा रही है। तीसरा सेंटेंस है मोहन व सोहन गीत गा रहे हैं। अब इन तीनों वाक्यों के द्वारा समझ दें, इसमें जो क्रिया है वो है गाना। क्या है? गाना। यह है इसकी वर्ब। क्या है? वर्ब है। इसमें भी गाना क्या है? इसकी वर्ब है। और इस वाक्य में भी गाना इसकी क्या है? वर्ब है। अब देखो ये तीनों के तीनों सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब है वो है गाना। अब क्या गाना? इसमें गीत गाना। लेकिन इस वर्ब को किया यानी करने वाला कौन है? राम है, यानी ये क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। इसमें वर्ब को करने वाला कौन है? सीता है, तो सीता इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें वर्ब को करने वाले कौन है? इसमें बहुवचन सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। बहुवचन करता कौन कौन है? मोहन व सोहन। ये दोनों के दोनों इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो राम है, ये राम जो काम कर रहा है उस काम के होने की, यानी इस वर्ब के होने की जो कंडीशन है, जो उसकी स्थिति है, वो क्या है? कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू, यानी लगातार है। अभी देखो राम गीत गा रहा है, तो राम का जो गीत गाने का जो कार्य है वो कार्य शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। काम शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है, अभी उस काम को किया जा रहा है, लगातार है। तो जो काम कंटिन्यू है, इस बात की पुष्टि इस हिंदी के वाक्य से हमको किसके द्वारा होती है? इस रहा से। इस रहा से पता लगता है कि कंटिन्यू है, यानी इस कार्य के होने की कंडीशन कंटिन्यू है, वो पता हमें रहा से लगता है। और ये कंटिन्यू किस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, उसका पता हमें प्रेजेंट से लगता है। किससे लगता है? सॉरी, है से लगता है। इस है से लगता है, यानी राम के द्वारा किया जाने वाला कार्य कंटिन्यू है। अब ये कार्य कंटिन्यू है, ये पता किससे लग रहा है? रहा से। अब ये वर्तमान में है, यानी वर्तमान में चल रहा है, या भूतकाल में चल रहा था, या आने वाले समय में वो चल रहा होगा, इन फ्यूचर वो कंटिन्यू होगा। तो इन तीनों में से कंडीशन किसकी है? पास्ट की है, प्रेजेंट की है, या फ्यूचर की है?
तो वो हमें है से पता लगता है कि इसमें कंडीशन है प्रेजेंट की। किसकी है? प्रेजेंट की है। यानी ये जो कंटिन्यू है ये प्रेजेंट में है। क्या है कंटिन्यू? ये वर्ब किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा। और राम किसको माध्यम बना के काम कर रहा है? इस गीत को। तो गीत यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको हमने देखा तो वाक्य के लास्ट में आया रहा है। क्या आया? रहा है। क्या आया? रहा है। अब ये रहा है क्या कर रहा है? ये हमें आइडेंटिफाई करवा रहा है, यानी पहचान करवा रहा है। क्या करवा रहा है? पहचान करवा रहा है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है। किसकी आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है? प्रेजेंट की। और प्रेजेंट में भी किसकी? कंटिन्यूअस की। तो यदि एट लास्ट ऑफ सेंटेंस, यानी हिंदी में लिखें तो वाक्य के अंत में, यानी लास्ट, एट लास्ट ऑफ सेंटेंस, यदि वाक्य के अंत में क्या आता है? हिंदी का। किसका? हिंदी का। रहा है या सीता गीत गा रही है। अब इस सेंटेंस को लेते हैं तो इसमें सीता है वो है काम करने वाली, यानी सब्जेक्ट है। इसके द्वारा कार्य कौन सा हो रहा है? गाने का। और जो कार्य हो रहा है उसकी कंडीशन क्या है? वो है कंडीशन कंटिन्यू। क्या है? कंटिन्यू है। अब ये कंटिन्यू किस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो ये है प्रेजेंट में। किस में है? प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसका पता किससे लगा? है से। किससे लगा? है से। तो वाक्य के लास्ट में यदि रहा है या रही है, रहा है या रही है। अब तीसरा सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस? तीसरा सेंटेंस क्या है? मोहन व सोहन गीत गा रहे हैं। इसमें वर्ब है गाना, और इस वर्ब को करने वाला कौन है? मोहन और सोहन दोनों सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की कंडीशन क्या है? ये कार्य किस स्थिति में है? कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है। अब ये कंटिन्यू तो है, लेकिन कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है। वो किससे पता लग रहा है से। किससे पता लग रहा है? प्रेजेंट में है, ये है से पता लग रहा है। तो देखो इसमें इस वर्ब के होने की स्थिति कंटिन्यू है, ये रहे से पता लग रहा है, और ये प्रेजेंट में है, ये पता है से लग रहा है। तो एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूँ या रहा हूँ, यदि ये शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, यदि ये हिंदी वाक्य के लास्ट में आते हैं, कहाँ पर आते हैं ये? हिंदी वाक्य के लास्ट में। जैसे यहाँ पर हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या है? रहे हैं। हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आया है? रहे हैं। इसी प्रकार हमने जो पहला सेंटेंस लिखा था उसमें लिखा था राम गीत गा रहा है, तो उसमें लास्ट में क्या आया था? रहा है। जो सेकंड सेंटेंस लिखा था उसमें लिखा था हमने सीता गीत गा रही है, उसके उस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आया था? रही है। जब ये हिंदी वाक्य के लास्ट में आते हैं, कहाँ पर आते हैं? हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो समझ लेना चाहिए कि वो सेंटेंस इंग्लिश में कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा क्या है। पहले आपको उसकी कंडीशन को समझना आवश्यक है, उसके बाद में आपको परिभाषा समझ में आएगी। इसलिए अब समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या?
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की डेफिनेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूस की डेफिनेशन, एनी एक्शन, इस एक्शन का अर्थ होता है कोई भी कार्य। एक्शन का अर्थ क्या होता है? कोई भी कार्य। एनी एक्शन, कोई भी कार्य, दैट का मतलब होता है जो, दैट का मतलब क्या होता है? जो। गोइंग ऑन, ये दोनों के दोनों शब्द कंबाइन में सेपरेट है, लेकिन हम उन दोनों, ये दोनों ही शो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करने का गोइंग ऑन, इस गोइंग ऑन का अर्थ होता है कंटिन्यू। क्या होता है? कंटिन्यू होना। तो एनी एक्शन, कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया, दैट गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, वर्तमान में यदि कोई कार्य क्या है? गोइंग ऑन है, यानी लगातार चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया, अब हम देखते हैं इसको इंग्लिश के एग्जाम्पल के माध्यम से कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस की, मैं आपको वो बताता हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 3। सबसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज। क्या है? इज। इस इज का मतलब हिंदी में होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहली हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज। उसके बाद में सेकंड हेल्पिंग वर्ब वो है आर। क्या है? आर। और इस आर का मतलब भी होता है। और इसमें जो तीसरी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? तीसरी। जो तीसरी हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। क्या है? एम। तो इस एम का अर्थ होता है हूँ। क्या होता है? हूँ। अब आप समझना थोड़ा ध्यान से, हमने प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कशन किए थे उन सारे टॉपिक्स में जो प्रेजेंट टेंस है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट 2 प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक वाक्य के अंदर 2 प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। होते नहीं हैं, हो सकते हैं, दोनों के दोनों नहीं होते। या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो कैसे? जैसे सीता गीत गा रही है, तब तो इसमें सीता करता है जो केवल अकेली है, तो ये सिंगुलर है। और यदि सीता व गीता गीत गा रही है, सीता व गीता गीत गा रही है, तो ऐसी स्थिति में सीता और गीता दोनों साथ में जुड़ जाएगी, यानी दोनों कर्ता 2 हो गए। जब 2 या 2 से अधिक कर्ता होते हैं तो वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अब देखो, इस पहले में भी, किसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो पहला है इज। क्या है? पहला है इज। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इज की। अब इस इज का अर्थ भी है और इस आर का अर्थ भी है। तो है क्या ये दोनों? इसको देखते हैं। देखो, मोहन सो रहा है। अब मैंने लिखा मोहन व सोहन सो रहे हैं। अब इसमें जो सोने का कार्य है
किसका कार्य है? सोने का, नींद लेने का, लेटने का, कोई भी जो सोने का कार्य है, वो सोने का कार्य यहाँ पर कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। और इस सोने के कार्य को कौन कर रहा है? इसमें करने वाले दो हैं। कौन है? दो, मोहन और सोहन, दो हैं। इस वाक्य के लास्ट में भी आया है आया है, और इस वाक्य के लास्ट में भी आया है। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो सोने का यानी वर्ब करने वाला, यानी क्रिया को करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, और वो है मोहन। कौन है? मोहन। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, कोई भी, भले वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बने, भले वो हमारा नेगेटिव बने, भले वो हमारा इंटरोगेटिव बने, भले वो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव बने, इन सब में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी, क्या यूज़ होगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हमारी यूज़ इज़ और आर में से ही होगी। इज़ और आर में से ही होगी, यदि इन दोनों सेंटेंस का इंग्लिश बनाना है तो। ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब समझना ये है कि इज़ का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, और एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो इज़ का प्रयोग होगा हमारा, वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन कर्ता के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम इज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो है मोहन, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो करेंगे इज़ का प्रयोग करेंगे। अभी देखते हैं इसको ट्रांसलेट करके। और यहाँ पर है आर। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका अर्थ है कि हम इस सब्जेक्ट के प्लूरल होने के कारण, इस सब्जेक्ट के, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज़ का प्रयोग करेंगे। कैसे? इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ दें। मोहन सो रहा है। मोहन सो रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए आप, मोहन सो रहा है, इसमें कर्ता कितने हैं? केवल एक है। जब इसमें कर्ता एक ही है तो इसका अर्थ है कि हमें इसमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इज़ का। तो इसका जो सेंटेंस हम मान लो अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? सोहन सो रहा है। सोहन, हमारा सब्जेक्ट आ गया सोहन, और सोहन के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम में से किसको लें? तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज़। इज़ क्यों लेंगे? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है सोहन, वो सोहन क्या है? सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए इज़, सोहन इज़, और उसके बाद में स्लीप। और जहाँ कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ पर हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। सोहन इज़ स्लीपिंग। सोहन इज़ स्लीपिंग। तो हमने यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया? इज़ का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इज़ का। अब हमारा जो सेकंड है सेंटेंस वो है मोहन व सोहन सो रहे हैं। मोहन और मोहन एंड सोहन। अब इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? इसमें सब्जेक्ट है दो। जब सब्जेक्ट दो या दो से अधिक होते हैं तो सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है। और प्लूरल यदि सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मोहन व सोहन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग। मोहन एंड सोहन आर, और स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब ये तो हो गई दोनों हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास में एक हेल्पिंग वर्ब और है, एक हेल्पिंग वर्ब और है। उसका हम यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो उसके लिए तो दो डिफरेंट रूल्स हैं। क्या है? दोनों के दोनों रूल्स क्या हैं? डिफरेंट है।
लेकिन एम का लिए उससे भी डिफरेंट है। कैसे? मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सेंटेंस है वो रहा से पता लगता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और इसमें क्रिया क्या है? सोना। ये क्या है? क्रिया वर्ब है। और ये वर्ब किस स्थिति में है? ये वर्ब है, ये कंटिन्यूस में। किस में है? कंटिन्यूस में है। अब जब कंटिन्यूस में है तो ये कंटिन्यूस में कौन सा में है? प्रेजेंट में कंटिन्यूस में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है? तो वो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये कंटिन्यूस प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। अब ये तो हमें टेंस का पता करने के लिए है, लेकिन हमें देखना है जब कंटिन्यूस है तो इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ क्या लगाना है? तो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? मैं को क्या इंग्लिश में लिखते हैं? आई। और लास्ट में आया है हूँ, तो हम हिंदी में यदि देखें तो हूँ किसके लिए है? एम के लिए है। अब ये आप सीधा सा समझ लीजिए कि यदि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है और इंग्लिश के सेंटेंस में यदि एम है तो इसका अर्थ है कि उसका सब्जेक्ट कोई भी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस है और उसमें हेल्पिंग वर्ब एम है तो इसका अर्थ है कि उसमें 100% उसमें आई सब्जेक्ट है, आई ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई के साथ ही केवल इस एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में केवल और केवल आई के साथ होता है। आई एम। सोना को क्या लिखते हैं? स्लीप, और ING लगाएंगे। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। तो सब्जेक्ट यदि आई है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। सब्जेक्ट यदि आई है तो एम। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? एम लगेगा। क्या लगेगा? अब आप इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा निकाल करके फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब को। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत मोस्ट है, आपको इन्हीं समझना पड़ेगा। इज किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यदि सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग होगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर आर का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर इज का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट आई है तो उस सेंटेंस में एम का प्रयोग होगा। ये तीनों की तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। You have to concern about this all helping verbs because helping verbs are most important for every sentence. If you forgotten that all, then you cannot translate any sentence in English. No, you cannot do that work. You cannot translate into English any sentence. So firstly you should concern that which helping verbs are used in tense and which helping verbs are used in subtense. Then you can translate every sentence into English, and you should translate every sentence into English first. अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि सारे के सारे सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करना सीखना है तो यू हैव टू लर्न अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। और किसके बारे में सीखना पड़ेगा? यू हैव टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखना पड़ेगा। अब हम लेते हैं सेंटेंसेस को। हमारा अभी तक का काम हो गया हेल्पिंग वर्ब को समझना। अब हम सेंटेंसेस के माध्यम से इसका पूरा का पूरा एक देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं हिंदी में लिखता हूँ पहले, और हिंदी में लिखने के बाद में
आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। तो देखो हिंदी में क्या है, हिंदी में है राकेश गीत गा रहा है। यहाँ कुछ और लेते हैं, राकेश किताब राकेश किताब पढ़ रहा है। अब इसमें सेंटेंस के अनुसार देखें तो इसमें सेंटेंस का, इसमें कौन सा टेंस है से पता लगता है कि ये प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। और रहा से पता लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस का है। किसका है? कंटिन्यूस का है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर। कौन सा है? सिंगुलर। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर है। जब इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज है, आर है और एम है। ये तीनों है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? राकेश किताब पढ़ रहा है। राकेश किताब पढ़ रहा है। अब इसका क्या होगा? राकेश क्या होगा? राकेश। हम बना रहे हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बना रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? राकेश है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, राकेश के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने तीन है। इसमें ईज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है। कौन सा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या आता है? ईज आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ईज। क्या लिखेंगे? ईज। राकेश ईज। और काम क्या है? पढ़ना। क्या है? पढ़ना। रीड। अब जब कंटिन्यूस आया है, क्या आया है? कंटिन्यूस, तो आएगा इसके साथ में आईएनजी। क्या लगेगा? आईएनजी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वो क्या है? बुक। तो इस प्रकार से हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, राकेश सब्जेक्ट है, फिर है हमारे सामने ईज। ईज हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में है रीडिंग। रीडिंग मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट है बुक। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। देखिए, मैं अब भरोसा कर सकता हूँ कि आपको लगभग ये पता चल चुका होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, और जहाँ कंटिन्यूअस टेंस आता है वहाँ पर वर्ब के साथ क्या लगता है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अफर्मेटिव। क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बात का और ध्यान रखना कि जहाँ ईज आर एम आते हैं वहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस ईज आर या एम प्लस मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब कौन सी होगी? हम कह सकते हैं V4। क्या कह सकते हैं? देखो, मैंने दो चीज़ लिखी है यहाँ, कंफ्यूज मत होना। मेन वर्ब यानी V4। अब यहाँ पर मेन वर्ब V4 होगी। कैसे?
हमने जो सारणी बना के सीखी थी उसमें V1, V2, V3, V4 और V5, इसमें जो V1 था वो केवल और केवल सब्जेक्ट थी, जैसे गो है तो गो ही होगा। अब V2 थी वो उसकी सेकंड फॉर्म थी, यानी वेंट होगा, क्या होगा। और V3 थी वो थी गॉन, यानी उसकी थर्ड फॉर्म। V4 का मतलब है इस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगना, क्या लगना, ING। तो यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म का बात कर रहे हैं, V4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, V4 की। और V4 में क्या होता है, मेन वर्ब के साथ ING लगता है, क्या लगता है, जो मेन वर्ब है उसके साथ ING लगेगा। इसका अर्थ है कि वो V4 है। कौन सी है, V4 है। भले इस तरीके से कहो या इस तरीके से कहो, बात दोनों सेम है। और यदि इस वर्ब के साथ एस या ES लगा दिया जाए, एस या ES लगा दिया जाए तो वो बनेगी V5। तो हम अभी इनमें से किसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं V4 की बात, यानी वर्ब के साथ ING लगेगा और उसके बाद आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे I am teaching मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ, I am teaching a book। अब इसमें देखो इस फॉर्मूले का, इसमें I है, ये सब्जेक्ट है, am ये इस हेल्पिंग वर्ब से लिया गया है, यानी इस हेल्पिंग वर्ब से हमारा am आया है। और टीच ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ ING लगाना है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, ING लगाया, यानी हमारी V4 तैयार हो गई। और उसके बाद में है बुक, यानी एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख दें, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। मेन वर्ब प्लस, यानी इसको V4 क्या लिखते हैं, V4 लिखते हैं। इसके बाद में यदि इसी सेंटेंस को यदि नेगेटिव में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। किस में, नेगेटिव सेंटेंस में। जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो नेगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, अब इसमें केवल और केवल प्रत्येक टेंस में स्ट्रक्चर सारे के सारे सेम रहेंगे। चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगी, यानी मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी या फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जहाँ पर सिर्फ वर्ब होती है, या सेकंड फॉर्म आएगी जहाँ उसको सेकंड फॉर्म में चेंज किया जाता है, थर्ड फॉर्म आएगी या उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, या फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ ING लगेगा, या फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ S या ES लगेगा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो सब में सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ही डिफरेंस आएगा। तो देखो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसमें नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज है, आर है और एम है। अब हमारा फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट था, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब थी और थर्ड नंबर पे मेन वर्ब थी और फोर्थ नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पे हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हमारा जो थर्ड नंबर होगा वो थर्ड नंबर इस मेन वर्ब नहीं होगा, इस थर्ड नंबर होगा नॉट का। किसका होगा, नॉट का होगा। और जो हमारा फोर्थ नंबर पे होगा, किस पे होगा, फोर्थ नंबर पे, वो इसमें ये चली जाएगी मेन वर्ब प्लस ING लगेगा, यानी V4, यानी ये आएगी चौथे नंबर पे और फिर ऑब्जेक्ट ये पांचवें नंबर पे चला जाएगा, तो बनेगा नेगेटिव। अब इसी को नेगेटिव बनाने, मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, I am not teaching a book।
मैं एक किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें नॉट लगा, क्या लगा? नॉट। जब ये नॉट लगा तो ये सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। चलिए अब ये दोनों सेंटेंस करने के बाद में अगला जो सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे।